नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 6 दिसंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। हिंदू में देखो आज ज़्यादा अच्छे आर्टिकल्स हैं नहीं, तो एक आर्टिकल्स हिंदू का हम लेंगे आंगनवाड़ी से संबंधित, एक लाइव मिंट का लेंगे, ई कॉमर्स रूल्स का जो ड्राफ्ट सरकार ने प्रेजेंट किया था उसमें कमियां निकालते हैं राइटर, और एक आर्टिकल हम सोसाइटी का डिस्कस करेंगे, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन किया जाए। आज के समय में इसकी काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है। तो जीएस पेपर 1 का सोसाइटी का एक टॉपिक हम निपटा देंगे इस तीसरे आर्टिकल के थ्रू। कोट है आज का, बिफोर यू इम्बार्क ऑन ए जर्नी ऑफ रिवेंज डिग 2 ग्रेव्स। इससे पहले कि आप बदले के रास्ते पर चलो, आप 2 कब्र खोद लो, क्योंकि देखो रिवेंज कुछ नहीं आपको प्रोवाइड करता, रिवेंज से आपका ही नुकसान होता है। बेस्ट रिवेंज इज मैसिव सक्सेस। आप अपने काम पर ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करो, वो सबसे बड़ा रिवेंज है। तो एथिक्स में आप इस कोड का इस्तेमाल कर सकते हो। केस स्टडीज़ में बहुत बार इस प्रकार की चीज़ें यूपीएससी पूछ लेती हैं। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ई कॉमर्स सेक्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। शुरुआत में राइटर बोलते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल देते हुए कहते हैं राइटर, जैसे देखो रिट्रोस्पेक्टिव टैक्स लॉ जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन सरकार लेकर आई है। ऐसी पब्लिक एसेट्स जो अभी तक या तो अंडर यूटिलाइज्ड हैं या फिर यूटिलाइज हो ही नहीं रही हैं, उनको प्राइवेट कंपनीज को लीज पर देके रेवेन्यू जनरेट करने का ये प्रोजेक्ट है नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। और भी अच्छे अच्छे स्टेप्स, जैसे देखो बैंकों के ऊपर एनपीए जो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गया था उसे एड्रेस करने के लिए बैड बैंक इस्टाब्लिश करने का निर्णय लिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। एयर इंडिया को प्राइवेटाइज कर दिया गया है, टाटाज ने एयर इंडिया को परचेज कर लिया है। कई सारे जो हमारे टेक स्टार्टअप्स हैं उनके आईपीओज आए हैं, जैसे पेटीएम, जोमेटो। मतलब साफ है, सरकार की मंशा ये है कि इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो, बिजनेस करना इंडिया में आसान हो। तो ये सारे एग्जाम्पल्स देखें इंट्रोडक्शन में। अब राइटर काम की बात पर आते हैं। राइटर कहते हैं ई कॉमर्स रूल्स का ड्राफ्ट जो सरकार लेकर आई थी ना, उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा हुई है। जो भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे वो फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसी कंपनीज हों या फिर कंज्यूमर्स हों, वो कंसर्न्ड हैं सरकार की ई कॉमर्स रूल्स के ड्राफ्ट के कारण। राइटर कहते हैं देखो, हर बार ई कॉमर्स सेक्टर को इस प्रकार से हमें नहीं देखना चाहिए, ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन। मतलब कुछ लोग ये नैरेटिव प्रेजेंट करते हैं कि अगर ऑनलाइन इंक्रीज होगा तो जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन में दुकानें हैं वो ख़त्म होना स्टार्ट हो जाएंगी। या फिर काफ़ी बार इस इशू को फॉरेन प्लेयर्स वर्सेस डोमेस्टिक प्लेयर्स करके देखा जाता है। एक तरफ फॉरेन प्लेयर्स जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट को भी आपको पता है अब परचेज कर लिया गया है वॉलमार्ट के द्वारा, मतलब मेजॉरिटी जो शेयर्स हैं वो वॉलमार्ट के पास हैं। दूसरी तरफ डोमेस्टिक प्लेयर्स जैसे टाटा, रिलायंस। इस प्रकार से डिवीजन करके इस सेक्टर को हमें नहीं देखना चाहिए। ई कॉमर्स सेक्टर ने देखो बहुत हद तक ये ट्रांसफॉर्म किया है कि हमारे देश में बिजनेस कैसे किया जाता है। पिछले कुछ समय में अगर आप देखो तो बहुत से रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं ई कॉमर्स सेक्टर की वजह से। कोविड-19 की महामारी आई तब बहुत सारी ऐसी एमएसएमईज यानी माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज थी जो कि ऑनलाइन हो गई और उन्होंने बिजनेस करना जारी रखा, जॉब्स प्रोवाइड करना जारी रखा। आप देख लीजिए एंटरप्रेन्योर्स, आर्टिसंस यानी कारीगर लोग, वीवर्स जो कपड़े बुनते हैं, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करते हैं या फिर एलाइड सेक्टर में काम करते हैं जैसे हॉर्टिकल्चर, ऐसे ऐसे देखो अनेकों वर्ग हैं जिनको ई कॉमर्स सेक्टर से फ़ायदा पहुंचा है। इन वर्गों के जो प्रोडक्ट्स हैं वो आज के समय में बिकते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, नायका पे। और ना सिर्फ हमारे देश के लोग इन प्रोडक्ट्स को परचेज कर पाते हैं, और अच्छी बात यह है इन वर्गों के जो प्रोडक्ट्स हैं ना, बल्कि वर्ल्ड के दूसरे देशों में भी लोग परचेज करते हैं। तो इन सभी वर्गों को, ना सिर्फ इन सभी वर्गों को बल्कि इनके जैसे अनेकों वर्गों को एक बहुत बड़ी मार्केट प्रोवाइड की है इन ई कॉमर्स वेबसाइट्स ने। और देखो एक बात यहां पर ध्यान देनी जरूरी है, ये जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स है ना, ये डायरेक्टली सिर्फ रोजगार नहीं प्रोवाइड करती, इनडायरेक्टली भी बहुत सारा रोजगार प्रोवाइड करती हैं। जैसे जो लोग डिलीवरी करते हैं, कितनी जॉब्स जनरेट होती हैं वेयर हाउसिंग में,
जहाँ पे ये वेबसाइट्स सामान स्टोर करके रखती हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स, मतलब बहुत फ़ायदा होता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन ई कॉमर्स वेबसाइट से। लेकिन जो ई कॉमर्स के ड्राफ्ट रूल्स आए ना, उनमें बहुत सारी कमियां हैं। सबसे पहली कमी तो राइटर ये बताते हैं, देखो ड्राफ्ट रूल्स में एक बात ये बोली गई है, जैसे अमेजोन पे कोई सेलर है, मान लीजिए कोई पर्सन है जो पेन मैन्युफैक्चर करता है, वो अपने पेन बेच रहा है अमेजोन की वेबसाइट पर। अब कल को देखो किसी कस्टमर ने वो पेन ऑर्डर किया, पेन में कोई कमी निकल गई ना, तो अमेजोन की लायबिलिटी होगी। राइटर कहते हैं देखो अमेजोन जैसी जो फॉरेन कंपनीज है ना, उनको आप अलाउ नहीं करते कि वो अपनी इन्वेंट्री बेच सकें डायरेक्टली। तो ये तो इंटरमीडियरी है ना, बिचौलिए हैं अमेजोन, ये तो सिर्फ अपना प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इनकी लायबिलिटी कैसी हो जाएगी अगर कोई सेलर गलत सामान भेज देता है तो ये सबसे पहली कमी है राइटर के अनुसार, कि आप इंटरमीडियरी के ऊपर लायबिलिटी फिक्स नहीं कर सकते। इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं, जैसे कि देखो आप फ्लैश सेल्स नहीं कर सकते। जैसे एकदम से मैसेज आता है कि आपकी एप्लीकेशन पे कि 12 से 1 बजे के बीच में 60% डिस्काउंट आपको मिलेगा इन प्रोडक्ट्स पर, तो ऐसी जो फ्लैश सेल्स होती है ना, इन पर बैन लगाया गया। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स और ज़्यादा कठिन कर दी गई, लायबिलिटी फिक्स की गई बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिसमें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स का ज़्यादा रोल नहीं रहता। तो ये सब जो रेगुलेशन प्रपोज किया गया था ना ई कॉमर्स ड्राफ्ट रूल्स में, उनके बारे में राइटर कहते हैं आप इस सेक्टर को जो अच्छा खासा चल रहा है हमारे देश में, उसको मार दोगे, किल कर दोगे इस ओवर रेगुलेशन से। और भी रूल्स में कई सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे क्रॉस सेलिंग, मिस सेलिंग। ये जो स्टेक होल्डर्स है ना अमेजोन फ्लिपकार्ट वाले, उन्होंने पूछा है सरकार से कि क्या मतलब है आपका क्रॉस सेलिंग से, मिस सेलिंग से, आप ज़्यादा क्लैरिफाई कीजिए, क्योंकि रूल्स जो हैं वो थोड़े वेग हैं, समझ नहीं आ रहे हैं। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो ये जो रूल्स है ना, ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री लेके आई है। तो कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने ना ऐसे ऐसे रूल्स दिए हैं ई कॉमर्स रूल्स के ड्राफ्ट में, जो उनके अधिकार क्षेत्र में आते ही नहीं है। मतलब दूसरी मिनिस्ट्रीज का काम है ये रूल्स देना, बट कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने जो ये रूल्स जारी किए थे ना, ये उनकी ओवर रीच है, यानी वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकल गए हैं। एक और सिग्निफिकेंट प्रोविजन जिसको लेकर राइटर क्रिटिसिज्म करते हैं, रूल्स में देखो एक बात ये लिखी गई है, जैसे अमेजोन और फ्लिपकार्ट डायरेक्टली अपना सामान तो बेच नहीं सकते अपनी वेबसाइट्स पर, तो अमेजोन जैसी कंपनीज क्या करती हैं, अपनी सब्सिडरीज के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचती हैं। जैसे क्लाउड रिटेल के बारे में आपने सुना होगा। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें मेजर हिस्सेदारी अमेजोन की है, तो फिर उस सब्सिडरी कंपनी के प्रोडक्ट्स अमेजोन पर बिकते हैं, जो इनडायरेक्टली वैसे अमेजोन के ही हुए। लेकिन इस चीज़ को भी रूल्स में ख़त्म करने की बात कही है कि जो काम अमेजोन जैसी कंपनीज डायरेक्ट नहीं कर सकती, तो वो इनडायरेक्ट भी नहीं कर सकती अपनी किसी रिलेटेड पार्टी के थ्रू। मतलब उन पर बैन है कि वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट नहीं बेच सकते, तो वो ऐसा भी नहीं कि इनडायरेक्टली अपने प्रोडक्ट बेच दें अपनी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू। सब्सिडरी कंपनी को रूल्स में रिलेटेड पार्टी बोला जाता है। समझ गए ना आप, बिल्कुल सिंपल है। जैसे अमेजोन की एबीसी कंपनी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी है, तो एबीसी कंपनी जो है वो अमेजोन कंपनी पर प्रोडक्ट बेच रही है, तो वो इनडायरेक्टली अमेजोन को ही प्रोडक्ट हुए ना। तो इस पर भी बैन लगाने की बात रूल्स में कही गई है। राइटर कहते हैं देखो ऐसे बैन लगेगा ना, तो फिर टाटा, रिलायंस जैसी कंपनीज भी जो सुपर ऐप लॉन्च करना चाहती हैं कि एक ही एप्लीकेशन में हर तरह का प्रोडक्ट मिले, वो भी इस प्रकार की एप्लीकेशन नहीं बना पाएंगे। और टाटाज ने इसकी शिकायत भी की थी उस समय कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल को। लास्ट में राइटर ये बोलते हैं देखो जो ये ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स थे ना, इनको हमें फिर से रिकंसिडर करना चाहिए सरकार को। मतलब ये ई कॉमर्स रेगुलेशंस रीजनेबल होने चाहिए और फेयर होने चाहिए, ताकि ई कॉमर्स सेक्टर हमारे देश में और ज़्यादा फले फूले, ना कि ये रूल्स ई कॉमर्स सेक्टर के सामने रोड ब्लॉक का काम करें। ये सरकार को कंसिडर करने की आवश्यकता है। तो पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया ई कॉमर्स रूल्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आंगनवाड़ी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, देखो अप्रैल 2020 में ना लॉकडाउन लग गया था कोविड-19 की महामारी की वजह से। उसके बाद आंगनवाड़ीज एकदम से बंद हो गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे आंगनवाड़ीज जो हैं वो ओपन हो रहे हैं। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंतर्गत आंगनवाड़ीज जो हैं
वो खास करके लो इनकम फैमिलीज़ को सपोर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि देखो, लो इनकम फैमिलीज़ के जो बच्चे होते हैं उनकी केयर, चाहे वो उनकी हेल्थ या फिर न्यूट्रिशन संबंधित उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना हो, प्री स्कूलिंग एजुकेशन मतलब स्कूल जाने से पहले उनको बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करना। अब देखो, जो जिनके पास ठीक ठाक पैसा है वो अपने बच्चों को प्ले स्कूल्स में भेज देते हैं, लेकिन गरीब परिवारों के बच्चे प्ले स्कूल्स में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। तो आंगनवाड़ीज इस दिशा में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इम्यूनाइजेशन मतलब उनका टीकाकरण हो, रेगुलर हेल्थ चेकअप हो, रेफरल सर्विसेज हो। कहने का मतलब ये है, खास करके लो इनकम हाउस होल्ड्स को बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं ये आंगनवाड़ीज। हमारे देश में ये जो आंगनवाड़ीज का नेटवर्क है ना, ये 0 से 6 साल तक के बच्चों को कवर करता है और ऑलमोस्ट 88 मिलियन चिल्ड्रंस कवर होते हैं इस नेटवर्क से, जो कि देखो अपने आप में सबसे बड़ा नेटवर्क है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन जैसे ही कोविड-19 के कारण आंगनवाड़ीज बंद हुए तो ये पूरा जो सपोर्ट नेटवर्क था कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया। तो ये जो लो इनकम हाउस होल्ड्स थे उनके लिए ये एक बहुत बड़ा जो सोशल सेफ्टी नेट रहता है ये ख़त्म हो गया। देखो, सरकार भी ये जानती है कि वो बच्चे जिनकी एज 0 से 5 ईयर्स के बीच में हैं उनकी डेवलपमेंट में आंगनवाड़ीज़ का कितना इंपॉर्टेंट रोल है। आंगनवाड़ीज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि वो बच्चे आगे जाके अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकें, उनका माइंड और उनकी बॉडी भी ठीक से डेवलप हो। इसी वजह से अभी जो हाल ही में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी, इस पॉलिसी में आंगनवाड़ीज़ को बिल्कुल सेंटर में रखा गया है, ये इंश्योर करने के लिए जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो यूनिवर्सलाइज हो, यानी हर एक बच्चा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन को एक्सेस कर सके। इस प्रोविजन को फुलफिल करने के लिए आंगनवाड़ीज़ का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बात को एक्नॉलेज किया गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। देखो, ये जो प्रोग्राम है ना, ECCE प्रोग्राम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत सरकार आंगनवाड़ीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करेगी, जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। जैसे जो 10वीं पास आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी उनको, ताकि वो आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को ठीक से प्री स्कूलिंग प्रोवाइड कर सकें। और जो 12वीं पास आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको 6 महीने का एक कोर्स दिया जाएगा, ताकि वो आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चों को ठीक से सिखा सकें स्कूल से पहले। स्कूल में जाने के बाद तो वो स्कूल में सीखेंगे, लेकिन स्कूल से पहले की जो एजुकेशन होती है ना, प्री स्कूल एजुकेशन, जिसकी हमने बात की, जो कई फैमिलीज एक्सेस कर पाती हैं क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं, लेकिन गरीब परिवार नहीं एक्सेस कर पाते, उसी को यूनिवर्सलाइज करने का ये प्रोग्राम है सरकार का, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम। हर साल 2021-22 से ये प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। हर साल 20% आंगनवाड़ीज़ को इस प्रोग्राम के तहत लाया जाएगा, यानी पहले 20% इस साल, अगले साल और 20%, अगले साल और 20%। इसके बाद देखो, राइटर कमियां बताते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स वैसे तो अच्छा काम करते हैं, लेकिन बहुत सारी कमियां भी हैं। जैसे बहुत सारे आंगनवाड़ी वर्कर्स को बेसिक नॉलेज नहीं होती मदर्स को देने के लिए, जैसे बच्चों को क्या क्या देना चाहिए, दूध पिलाने के अलावा क्या क्या आप खाना खिला सकते हो। हैंड वॉशिंग पे ध्यान नहीं देते आंगनवाड़ी वर्कर्स बहुत बार। उनके पास इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो छोटे बच्चों को प्री स्कूलिंग प्रोवाइड कर सकें अच्छे से, और वो दूसरे कामों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। सिर्फ अपना जो 10% टाइम है, यानी एक दिन में सिर्फ 28 मिनट्स वो प्री स्कूल एजुकेशन पे देते हैं। बाकी तो ऐसे ही खाना देना और बात करना, मतलब एजुकेशन से संबंधित काम नहीं बल्कि दूसरे काम, उन पर ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं आंगनवाड़ी वर्कर्स। एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं होता आंगनवाड़ीज़ में, इवन बैठने की व्यवस्था नहीं होती बच्चों की। लास्ट में राइटर कुछ सॉल्यूशंस देते हैं। जैसे ही देखो, अब धीरे धीरे आंगनवाड़ी ओपन हो रही हैं, हमें पास्ट में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस से जो सक्सेस मिली है उनको फॉलो करना चाहिए। जैसे उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में जो स्टडीज़ हुई उससे ये सामने आता है कि जब वॉलंटियर्स उन घरों में विजिट करते हैं जहाँ पे अभी भी बच्चों का जन्म हुआ है, केयर गिवर से बात करते हैं, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, तो बहुत फ़ायदा होता है। बच्चों के न्यूट्रिशन में भी फ़ायदा होता है। पेरेंट्स ज़्यादा सेंसिटाइज होते हैं जब वॉलंटियर घर जाके उन्हें बताता है। हर तरह से फ़ायदा होता है। लैंग्वेज ज़्यादा बेहतर ढंग से बच्चे सीख पाते हैं अगर उन्हें बताया जाए कि बच्चों को कैसे बोलना सिखाना है, कैसे लैंग्वेज सिखानी है।
तो इस चीज़ को हमें दूसरी जगहों पर भी स्केल अप करने की आवश्यकता है। बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिन्होंने आंगनवाड़ी वर्कर्स को ठीक ठाक रीनमरेशन यानी पैसा देना स्टार्ट किया है, इंसेंटिव देना स्टार्ट किया है। इसके अलावा देखो एडिशनल आंगनवाड़ी वर्कर्स हायर किए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत बार आंगनवाड़ी वर्कर्स के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। कई सारी जगहों पर देखो ये एक्सपेरिमेंट भी किया गया है, जो आंगनवाड़ीज हैं उनको प्राइमरी स्कूल से अटैच कर दिया गया है। इससे कन्वर्जेंस हो जाएगा, क्योंकि आंगनवाड़ी से ही बच्चा बाद में फिर प्राइमरी स्कूल में जाता है, दोनों आपस में इंटरलिंक रहेंगे। तो ना सिर्फ आंगनवाड़ीज का जो समय है डे केयर का वो इंक्रीज हो जाएगा, इसके साथ साथ आंगनवाड़ी से जो ट्रांजिशन है ना प्राइमरी स्कूल में वो भी और ज़्यादा आसान हो जाएगा। लास्ट में पॉइंट देखो ये है, बहुत सारी फैमिलीज अपने बच्चों को आंगनवाड़ीज में भेजती नहीं है। तो राइटर कहते हैं जब देखो कोई महिला प्रेग्नेंट होती है ना, लोकल लेवल पर उसी समय उस महिला से संपर्क करना, उसको इन्फॉर्मेशन देना कि प्रेगनेंसी के दौरान आपको किन किन चीज़ों को ख्याल रखना चाहिए, तो ज़्यादा संभावना है कि बच्चे के जन्म के बाद वो मदर अपने बच्चों को आंगनवाड़ी में भेजेगी, क्योंकि शुरुआत से ही उसको पता लग जाएगा कि हाँ, जिसने मुझे आंगनवाड़ी वर्कर ने जिसने मुझे सारी इन्फॉर्मेशन दी ना प्रेगनेंसी के दौरान, वो आगे भी मेरे बच्चे का ख्याल रखेगा। तो एक ट्रस्ट पैदा हो जाता है, तो इनरोलमेंट जो है आंगनवाड़ी में बढ़ जाता है इस हिसाब से। लास्ट में तो देखो यही बोला जाता है कि जो आंगनवाड़ीज हैं वो बच्चों की लाइफ आउटकम को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं, इसलिए हमें आंगनवाड़ीज में और ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आवश्यकता है। और जो प्रूवन इनोवेटिव इंटरवेंशंस हैं, मतलब ऐसी इनोवेटिव इंटरवेंशन जो सफल साबित हुई हैं, उनको स्केल अप करने की आवश्यकता है, उनको बाकी जगहों पर भी इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया आंगनवाड़ीज से संबंधित। और अब अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी से संबंधित डिस्कस करेंगे। आप जीएस पेपर 1 के सोसाइटी से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आज हम डिस्कस करते हैं अगर किसी देश में डाइवर्सिटीज होती हैं तो कैसे वो देश उस डाइवर्सिटीज को एकोमोडेट कर सकता है, मतलब मॉडल्स किस प्रकार से हैं। देखो मेनली 3 तरह के मॉडल्स हैं। सबसे पहला मॉडल है सैलेड बाउल मॉडल, मतलब सलाद का कटोरा। ये मॉडल किस प्रकार से काम करता है, मान लीजिए ये एक कटोरा है, इसमें आपने विभिन्न फ्रूट्स काटे, सेब है, अमरूद है, बनाना है, विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स हैं। आपस में जब यहाँ पर कटोरे में विभिन्न प्रकार के फ्रूट्स होंगे, एक साथ तो होंगे लेकिन फिर भी मिक्स नहीं होंगे। आपको कोई बोलेगा कि सेब को अलग कर दीजिए, बनाना को अलग कर दीजिए, आप देख देख के सब चीज़ों को अलग कर सकते हो, यानी पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे। तो इस प्रकार का मॉडल फॉलो किया जाता है यूके में। यूके में देखो स्कॉटलैंड अलग से हिस्सा है, नॉर्दर्न आयरलैंड अलग से हिस्सा है और इंग्लैंड अलग से हिस्सा है। इंटरमिंगलिंग बहुत कम होती है तीनों हिस्सों के लोगों के बीच, यानी यूके की जो सरकार है तीनों हिस्सों के लोगों के बीच इंटरमिंगलिंग यानी मेल जोल को प्रमोट नहीं करती है। एक साथ रह तो रहे हैं यूके में वो, लेकिन आपस में मेल जोल बहुत ही कम है। वो अपनी अपनी जगह आइसोलेशन में रह रहे हैं। नॉर्दर्न आयरलैंड के लोग आइसोलेशन में रहते हैं यूके में अलग से, स्कॉटलैंड के लोग अलग से यूके के अंदर रहते हैं, इंग्लैंड के लोग अलग से यूके के अंदर रहते हैं। तीनों हिस्सों के लोगों के बीच में मेलजोल बहुत ही कम है, एक साथ हैं लेकिन मेलजोल नहीं है, यानी सैलेड बोल मॉडल। जबकि इंडिया में क्या होता है, इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में सरकार इंटरमिंगलिंग को बहुत ज़्यादा फोकस करती है, मेलजोल पे बहुत फोकस करती है। इसका देखो बिल्कुल आसान एग्जाम्पल है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में क्या है, एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम में क्या होता है, 2 स्टेट्स को आपस में पेयर किया जाता है हर एक साल। मान लीजिए तमिलनाडु और हरियाणा को आपस में पेयर कर दिया, तो तमिलनाडु में हरियाणा के बारे में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होंगी। तमिलनाडु से स्टूडेंट्स का ग्रुप आएगा हरियाणा में कल्चर को समझने के लिए। उसी प्रकार से हरियाणा में तमिलनाडु के बारे में वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज होंगी, जागरूकता फैलाई जाएगी तमिलनाडु के कल्चर के बारे में, और हरियाणा से ग्रुप्स जाएंगे तमिलनाडु में, वहाँ के कल्चर को नज़दीक से जानेंगे। ये क्या है, ये सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स ले रही है ताकि विभिन्न रीजन्स के बीच इंटरमिंगलिंग यानी मेल जोल को प्रमोट किया जा सके और पूरे देश में एक स्पिरिट उभर के आए, यूनिटी। समझ गए? तो इंडिया का जो मॉडल है वो सैलेड मोल मॉडल नहीं है। नेक्स्ट मॉडल की हम अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉट मॉडल। इस मॉडल में क्या है, एनालॉजी है,
मान लीजिए कोई बर्नर है, मतलब नीचे आग जल रही है, ऊपर कोई पोट है, कोई बर्तन है। बर्तन में विभिन्न प्रकार के लिक्विड को डाला जाता है और पोट को जब हम गर्म करते हैं तो विभिन्न प्रकार के जो लिक्विड्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे, यानी आप उन्हें आइडेंटिफाई नहीं कर सकोगे। विभिन्न लिक्विड्स का मिश्रण होकर एक ही लिक्विड बन जाएगा जब इस प्रकार से पोट को गर्म किया जाता है। तो इस मॉडल को कहा जाता है मेल्टिंग पोट मॉडल। जैसे यूएसए का एग्जांपल दिया जाता है। यूएसए में देखो बहुत सारी एथनिसिटीज के लोग रहते हैं, चाइनीज, आयरिश, इटालियन, मैक्सिकन, रशियन, लेकिन सबने एक प्रकार की वैल्यूज को अडॉप्ट कर लिया है, अमेरिकन वैल्यूज को। अमेरिकन वैल्यूज मतलब लिबर्टी, फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। देखो एक बात यहां पर, यूएसए जो देश है वो माइग्रेंट्स का देश है। माइग्रेंट्स ने इस देश को बनाया है, विभिन्न देशों से लोग आते गए, यहां पर बसते गए और अमेरिका बनता गया। अमेरिका का जो मॉडल है वो एसिमिलेशन पर आधारित है, इंटरमिक्सिंग पर आधारित है, इंटरमिंगलिंग पर आधारित है। यानी विभिन्न एथनिसिटीज के लोग आपस में मिक्स होते हैं, मेल जोल बहुत ज़्यादा होता है उनके बीच में, एक दूसरे के कल्चर को एसिमिलेट करते हैं और फाइनली इमर्ज होती हैं अमेरिकन वैल्यूज़। तो ये हमने बात की मेल्टिंग पोट मॉडल की। कुछ लोग तो देखो इंडिया के मॉडल को मेल्टिंग पोट मॉडल भी कहते हैं, इंडिया में भी ऐसा ही होता है। लेकिन कुछ लोग इंडिया के मॉडल को मोज़ैक मॉडल ऑफ सोसाइटी भी कहते हैं। ये एक प्रकार की देखो आर्ट फॉर्म है। दीवार में इस प्रकार से आप पिक्चर देखोगे तो आपको लगेगा एक ही पिक्चर है, लेकिन आप बिल्कुल ध्यान से देखोगे तो आपको ये एहसास होगा कि बहुत तरह के पत्थर लगे हुए हैं दीवार पर अलग अलग रंग के। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब देखो ये हुआ, इंडिया का मॉडल एक ऐसा मॉडल है कि जब आप इंडियन आइडेंटिटी को सेलिब्रेट करते हो, आपको गर्व है अपने भारतीय होने पर, इसके साथ साथ अपनी आप दूसरी आइडेंटिटी को भी सेलिब्रेट कर सकते हो। आप मणिपुरी हो, गुजराती हो, आप महाराष्ट्र के हो, बिहारी हो, जहां से भी हो, आप इंडियन आइडेंटिटी के साथ साथ अपनी जो दूसरी आइडेंटिटी है उसे भी साथ में रख सकते हो। ये मॉडल फोकस करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी पर। हम देखो इंटीग्रेशन को प्रमोट करते हैं, हम यूके के मॉडल को फॉलो नहीं करते। यूके विभिन्न एथनिक ग्रुप्स के बीच इंटरमिंगलिंग को फोकस नहीं करता, इंटरमिक्सिंग पर फोकस नहीं करता, लेकिन हम करते हैं। आप देख सकते हो हमारी जुडिशरी इंटीग्रेटेड है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आप देख लीजिए, मान लीजिए हरियाणा में आईएएस की 3 सीट्स हैं, तो 3 में से एक इनसाइडर की होगी, यानी एक उस पर्सन के लिए रिजर्व होगी जिसके पास हरियाणा का डोमिसाइल है, और 2 उन ऑफिसर्स के लिए रिजर्व होगी जो हरियाणा के नहीं हैं, यानी जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल नहीं है, देश में हरियाणा के अलावा किसी दूसरे राज्य का डोमिसाइल है। हर एक स्टेट में ऐसा होता है। तो ये हमने सोसाइटी के विभिन्न मॉडल्स के बारे में चर्चा की, सैलेड बॉल मॉडल, मेल्टिंग पॉट मॉडल और मोज़ैक मॉडल ऑफ सोसाइटी। अब आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है इन मॉडल्स के बारे में। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं भी आता है तो एसए में, एथिक्स में आप यूज़ कर सकते हो, जीएस पेपर 2 में भी आप यूज़ कर सकते हो। इन मॉडल्स का नाम लेके कुछ लाइंस लिख सकते हो, फोल्डर मटेरियल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट हम ये जानते हैं, इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इंडिया में, फिर भी इंडिया में यूनिटी क्यों है? मतलब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया में डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है? सबसे पहला फैक्टर है कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी। देश में देखो एक संविधान है, संविधान में इस प्रकार के प्रोविजंस हैं जो कि हमारे देश में इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं। हमारे देश में यूएस की तरह 2 सिटीजनशिप का प्रोविज़न नहीं है, एक ही सिटीजनशिप का प्रोविज़न है। फंडामेंटल राइट्स सबको अवेलेबल हैं। तो संविधान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे जुडिशरी इंटीग्रेटेड है, कोई भी पर्सन देश के किसी भाग में भी जाके सेटल हो सकता है, कोई भी प्रोफेशन अपना सकता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो इंटीग्रिटी को प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी में भी। नेक्स्ट है रिलीजियस कोएग्जिस्टेंस। देखो 3-4 धर्म तो इंडिया से ही ओरिजिनेट हुए हैं। काफ़ी सालों से इंडिया में विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं मिलजुल के रह रहे हैं। संविधान में प्रॉपर प्रोविजंस हैं, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है, किसी भी धर्म को प्रैक्टिस कर सकता है। आर्टिकल 25, 26, 27, 28 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन से संबंधित हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि किसी एक ही धर्म को तवज्जो दी जाती है संविधान में और बाकी धर्म
कि लोगों पर अत्याचार होता है, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक को आज़ादी है अपना धर्म प्रैक्टिस करने की, तो आपस में कन्फ्लिक्ट का सवाल पैदा नहीं होता। तीसरा है इंटरस्टेट मोबिलिटी। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कोई भी पर्सन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके बस सकता है, कोई भी काम धंधा अपना सकता है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो सेंस ऑफ यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करती हैं मासिस के बीच। हरियाणा के पर्सन्स जब महाराष्ट्र में जाके काम करेंगे और महाराष्ट्र के पर्सन्स पंजाब में जाके काम करेंगे, तो इससे भाईचारा जो है वो और ज़्यादा सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा। चौथा है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में तो आप जीएसटी का एग्जाम्पल लिख सकते हो, कैसे देश के एक राज्य की जो इकोनॉमी है वो दूसरे राज्य पर डिपेंड करती है, किस प्रकार से एक राज्य से रॉ मटेरियल आता है तो दूसरे राज्य में प्रोडक्शन होती है, किस प्रकार से एक राज्य अगर लेबर प्रोवाइड करता है तो दूसरे राज्य में इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देश में इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को प्रमोट करती हैं, और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से आती है हमारे देश में यूनिटी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ पिलग्रिमेज एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस। देखो, दिवाली का त्यौहार है। दिवाली का त्यौहार ऐसे तो है नहीं कि एक राज्य में मनाया जाता है, दिवाली का त्यौहार पूरे भारत में मनाया जाता है। उसी प्रकार से दूसरे जो त्यौहार हैं उनको भी पूरे भारत में सेलिब्रेट किया जाता है। आप केदारनाथ का एग्जाम्पल ले लीजिए, या फिर तिरुपति का एग्जाम्पल ले लीजिए, शिरडी का जो मंदिर है साईं बाबा का एग्जाम्पल ले लीजिए, आप हाजी अली दरगाह का एग्जाम्पल ले लीजिए। पूरे भारत से लोग जाते हैं इन जगहों पर एज ए तीर्थयात्री। तो ये जो पिलग्रिमेज के इंस्टीट्यूशंस हैं ये भी हमारे देश में डाइवर्सिटी होते हुए भी इंटीग्रिटी को और यूनिटी को प्रमोट करते हैं। नेक्स्ट है फेयर्स एंड फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स जो लगते रहते हैं, फॉर एग्जांपल कुंभ का मेला है या फिर दूसरे फेस्टिवल्स हैं, ये फेस्टिवल्स भी हमारे देश में यूनिटी को प्रमोट करते हैं। क्लाइमेटिक इंटीग्रेशन वाया मानसून। इस पूरे रीजन का जो क्लाइमेट है वो देखो मानसून पर डिपेंड करता है। बारिश अच्छी आती है तो फसल अच्छी होगी, अगर मानसून अच्छा नहीं रहता है तो पूरे देश की इकोनॉमी पर असर पड़ता है। तो मानसून भी एक ऐसा फैक्टर है जो पूरे देश में यूनिटी को प्रमोट करता है। और भी काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं, देखो जैसे स्पोर्ट्स हैं, पूरे देश में क्रिकेट को पसंद किया जाता है, सिनेमा पूरे देश को जोड़ता है। दूसरे फैक्टर्स जैसे CRPC, IPC, यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ लॉ, ऑल इंडिया सर्विसेज, ये सब भी डाइवर्सिटी होते हुए भी हमारे देश में यूनिटी को प्रमोट करते हैं। अगर अब क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे देश में ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो डाइवर्सिटी होते हुए भी इंडिया में यूनिटी को प्रमोट करते हैं, तो क्या आप आसानी से ये सारी डायमेंशंस ऐड करते हुए आंसर्स लिख सकते हो या फिर नहीं लिख सकते हो? सर्टेनली अब आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे सकते हो। ये क्वेश्चन UPSC के द्वारा पूछा गया था 2015 में। डिस्क्राइब एनी 4 कल्चरल एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया एंड रेट देयर रिलेटिव सिग्निफिकेंस इन बिल्डिंग है नेशनल आइडेंटिटी। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करके रखिएगा, इसे हम डिस्कस करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में। अब देखो नेक्स्ट सब टॉपिक आता है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे देश की जो यूनिटी है वो खतरे में आ सकती है। सबसे पहले है रीजनलिज्म। जब देखो किसी पर्टिकुलर रीजन के लोग अपने रीजनल इंटरेस्ट को नेशनल इंटरेस्ट से ऊपर रखने लगते हैं तो इससे हमारे देश की जो यूनिटी है वो खतरे में आ जाती है। दूसरा है डिवाइसिव पॉलिटिक्स, यानी तोड़ने की जो राजनीति है विभिन्न राजनेता अपनाते हैं। जैसे कोई पर्टिकुलर राजनेता क्या करेगा, सिर्फ एक कम्युनिटी के लिए बात करेगा, दूसरा राजनेता उसके ऑपोजिट वाली कम्युनिटी के लिए बात करेगा वोट हासिल करने के लिए। तो विभिन्न ग्रुप्स के बीच तोड़ के उनके वोट हासिल करने की जो ये पॉलिटिक्स है, इससे भी हमारे देश की जो यूनिटी है वो खतरे में आ जाती है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट इनबैलेंस। ना सिर्फ देखो इंटरस्टेट बल्कि इंट्रास्टेट भी डिस्पैरिटीज देखने को मिलती हैं। तो ये एक फैक्टर बन सकता है जो हमारी यूनिटी को अफेक्ट कर सकता है। काफ़ी बार देखो साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो इस प्रकार के आरोप लगाते रहते हैं कि हम GDP में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, फिर भी हमें रेवेन्यू कम मिलता है फाइनेंशियल कमीशन की तरफ से। अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन का गठन हुआ था उस समय भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला था। नेक्स्ट है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन।
नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है बाकी भारत से थोड़ा सा कटा हुआ है। 22 किलोमीटर की एक नैरो स्ट्रिप जिसे चिकन नेक कॉरिडोर कहा जाता है, ये कॉरिडोर बाकी के इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। तो इस कॉरिडोर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी जो विवाद हुआ था डोकलाम को लेके या फिर चुम्बी वैली को लेके जो विवाद है वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि चुम्बी वैली हो, डोकलाम कॉरिडोर हो, इन सब जगहों पर जब चाइना कब्जा करता है तो इस चिकन नेक कॉरिडोर की जो सिक्योरिटी है वो खतरे में आ जाती है और इससे पूरा असर पड़ता है नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी पर। और कनेक्टिविटी कम है, इसकी वजह से प्रॉपर डेवलपमेंट भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं आ सका है। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं भारत की यूनिटी को प्रभावित करते हैं। उसके बाद है इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स। देखो ये बात सही है कि विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल के रहते हैं इंडिया में, लेकिन फिर भी कहीं कहीं विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच कन्फ्लिक्ट्स भी देखने को मिलते हैं। दंगे भी हुए हैं आज़ादी के बाद भी और आज़ादी से पहले भी। तो ये जो इंटर रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स हैं ये भी यूनिटी को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स। विभिन्न राज्यों के बीच कन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में कावेरी रिवर को लेके विवाद हुआ। तो इस प्रकार के जो कन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो भी देश की यूनिटी के लिए अच्छे नहीं हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, जैसे देखो पाकिस्तान कश्मीर में आतंकवाद को प्रमोट करता है। इवन आजकल पंजाब में भी पाकिस्तान के द्वारा आतंकवाद को प्रमोट करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं वो भी देश की यूनिटी को प्रभावित करते हैं। लास्ट फैक्टर है एथनिक डिफ्रेंशिएशन एंड नेटिविज्म। खास करके देखो नॉर्थ ईस्ट में असम के लोकल लोगों का आरोप लगता है कि बाहर से लोग आ रहे हैं लगातार और असम में माइग्रेट कर रहे हैं और पास्ट में माइग्रेशन हुआ भी है, इसलिए लोकल कल्चर जो है वो खतरे में है, लोकल आइडेंटिटी जो है खतरे में है। तो इस फैक्टर की वजह से यानी एथनिक डिफ्रेंशिएशन और नेटिविज्म की वजह से वहाँ पर बोडोज के बीच और बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स के बीच काफ़ी बार टकराव देखने को मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर है जिसकी वजह से देश की यूनिटी खतरे में आती है। इस प्रकार से अगर यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है डिस्क्राइब द फैक्टर्स या इनमरेट द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द यूनिटी ऑफ इंडिया, तो ये सारे फैक्टर्स आप लिख सकते हो। लास्ट में एक बात यही कही जा सकती है, डाइवर्सिटी के देखो अपने चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इस बात पर संदेह नहीं है डाइवर्सिटी ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया में इंडियन सोसाइटी को डेवलप करने में, और इंडियन सोसाइटी लंबे समय तक सस्टेन करेगी इस डाइवर्सिटी की वजह से ही। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया, डाइवर्सिटी इन इंडिया। कल हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। आज की डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।